नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समांतर में जुड़े सेलों की कुल वोल्टेज है वो क्या होगी। तो जिसे समांतर में हम वोल्टेज सेलों को कब जोड़ते हैं, समांतर में सेलों को हमें जब जोड़ते हैं जब हमें अधिक धारा की आवश्यकता होती है। अधिक धारा अगर हमको चाहिए तो हम सेलों को समांतर में जोड़ेंगे। और अगर ये अधिक वोल्टेज हमको चाहिए तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब क्वेश्चन पर बात करते हैं कि समांतर में जुड़े सेलों की वो कुल वोल्टेज है वो उनको जोड़ने पर क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, सबसे अधिक, और एक समान या जीरो। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि समांतर में हर समय वोल्टेज है वो समान नहीं रहती, यानी समांतर में वोल्टेज एक समान रहती है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हम बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर इस सीरीज में करने वाले हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 1000+ क्वेश्चन, इसमें 2000 क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर है वो उपयुक्त रहता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है किसको बोलते हैं, जिसे हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग को, धातु पर यानी एक धातु पर दूसरी धातु की परत, धातु की परत से हटाने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि कौन सा जनरेटर यहाँ पर पूछा गया, शंट, सीरीज, कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें कौन सी है वो डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आया हुआ है परीक्षा में बार बार। तो डीसी सप्लाई की हमें आवश्यकता होती है। और कौन सी डीसी सप्लाई, कम मान वाली, यानी इसका मान है वो कम होना चाहिए और एक नियत मान होना चाहिए। नियत मान होना चाहिए। ये नहीं कि रुक रुक कर वो विद्युत वाहक बल दिया, कभी ज़्यादा कभी कम, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो डीसी सप्लाई होती है उसके लिए हम शंट जनरेटर का उपयोग करेंगे, क्योंकि शंट जनरेटर या मोटर एक नियत गति वाली मोटर है। और अगर नियत गति है तो हमें क्या मिलने वाला है, एक नियत ही ईएमएफ यहाँ पर मिलने वाला है। इसको राइट आंसर हो जाएगा शंट। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा जनरेटर आवश्यक है, शंट जनरेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अन्विषी रिले निम्न में से किस पर आधारित है। अन्विषी रिले, तो अन्विषी रिले का फुल फॉर्म अगर हमसे पूछे जाए तो अन्विषी की फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन में सीधी एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है। तो अन्विषी का होगा नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल इसका राइट आंसर होगा। अन्विषी की फुल फॉर्म अगर हमसे पूछे तो अन्विषी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो चुंबकीय सिद्धांत है या ऊष्मा है या गैसीय सिद्धांत है या ताप का सिद्धांत है। तो अन्विषी का आपने देखा होगा जो अन्विषी है चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये मोटरों और वैद्युतिक उपकरणों की एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करती हैं। मोट जब ओवरलोड से या किसी भी कारणों से अगर मोटर है वो ऑटोमेटिक है वो बंद हो जाती है, और जब बाद में विद्युत धारा का अचानक एकदम प्रवाह होता है तो ये मोटर को जलने से बचाती है। यानी इसमें जब तक इसको क्लच के द्वारा हम छोड़ते नहीं हैं तब तक इस विद्युत सप्लाई शुरू नहीं होती और ये अपने परिपथ को पूरा नहीं करती है। और उसमें सिद्धांत पर आपको पता है कि लैंप है वो उसमें सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों, अल्टरनेटर को लोड से जोड़ने पर रोटर का जो कंपन दोष है वो क्या कहलाता है। ओवरलोडिंग, कम्यूटेशन, रिपल्सन या हंटिंग दोष। तो अल्टरनेटर को जब हम लोड यानी सप्लाई उससे लेते हैं यानी लोड से जोड़ते हैं जब, तो उसका रोटर है वो कंपन करने लगता है। तो उस कंपन का करना क्या कहलाता है, उसका कंपन का करना हंटिंग दोष है वो कहलाता है, हंटिंग दोष। तो हंटिंग दोष को दूर करने के लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं, कुछ विधियां हैं, पूर्व विस्तार एक्सप्लेन हम आगे करेंगे। तो अल्टरनेटर को लोड से बचाने के लिए जो लोड से जोड़ने पर जो रोटर का कंपन है वो क्या कहलाता है, हंटिंग दोष कहलाता है, हंटिंग दोष कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि यदि सप्लाई का फेज क्रम अगर बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन से लोड है वो प्रभावित होंगे। तो इसका हम बात करें जैसे हीटर क्या प्रभावित होगा, 3 फेज की मोटरें, पंखे और प्रकाशीय लोड। तो जब जैसे फेज क्रम आपको पता है किस प्रकार का होता है 3 फेज सप्लाई का, आर वाई बी। और जब हीटर की बात करें तो इसको अगर जैसे फेज क्रम का बदलना हो गया, जैसे फेज वाले तार को
फेज ने देकर न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल वाले को फेज दे दिया, तो ये हो गया फेज क्रम। तो हीटर से प्रभावित है नहीं होगा, क्योंकि हीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये वैसे ही काम करता रहेगा। और पंखे की बात करें तो वही है, क्योंकि पंखे सिंगल फेज भी होते हैं, और तो इन पर फेज क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाशीय लोड यानी लाइटें हैं वो घरों में हमें देखते हैं कि हम खुद ही कई बार जैसे किस कौन सा तार है वो किसी में जोड़ देते हैं, दोनों में से आपस में बदल कर है, तो कोई इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो थ्री फेज की मोटरें हैं, थ्री फेज की मोटरें अगर इनका फेज क्रम अगर बदल दिया जाता है तो इसकी घूर्णन दिशा है वो बदल जाती है। घूर्णन दिशा, घूर्णन दिशा है वो बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर थ्री फेज मोटरें होती है। आपको पता होगा कि मोटरों को अगर फेज क्रम बदल दिया जाता है उसकी घूर्णन दिशा भी बदल जाती है। तो इसका थ्री फेज मोटरें हैं वो फेज क्रम से प्रभावित होती है, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि एसी परिपथों का कुल अवरोध है वो क्या कहलाता है? प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिरोधकता। तो कुछ जैसे डीसी परिपथों में प्रतिरोध एक तरह का ही होता है, डीसी परिपथों में प्रतिरोध होता है उसको हमें ओम से व्यक्त करते हैं, ओम उसका मात्रक होता है प्रतिरोध का। और एसी परिपथों में कुल तीन तरह के प्रतिरोध होते हैं, और उससे प्रतिरोध का संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस यानी प्रतिघात इसका कहलाता है। प्रतिघात इसको इम्पीडेंस भी कई बार हम बोलते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इनका दोनों का जो योग है वो क्या कहलाता है? प्रतिघात, इम्पीडेंस है कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विद्युत मापक या विद्युत तापक यंत्र में ऊष्मारोधी अचालक है वो निम्न में से कौन सा काम में लेते हैं? तो एक नंबर ऑप्शन पोर्सलिन, एस्बेस्टस, अभ्रक या बेकेलाइट है। तो इसके ऊष्मारोधी अचालक, लेकिन है तो सारे अचालक, लेकिन ऊष्मारोधी अचालक कौन सा होता है? ऊष्मारोधी अचालक के रूप में हम वो एक एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं, एस्बेस्टस का विद्युत तापक यंत्रों में। सॉरी, इसका राइट आंसर अभ्रक होगा, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट यानी यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट का क्वेश्चन पूछा, जैसे हीटर हो गया, हीटर हो गया और प्रेस हो गया, इनका जो आधार होता है वो हीटिंग एलिमेंट है वो किस पर लपेटा होता है? उसको एक सुरक्षा देने वाला पदार्थ होता है अभ्रक। तो उसका उष्मारोधी चालक है वो अभ्रक होगा, इसका राइट आंसर है विद्युत चालक यंत्रों का। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक डीसी सर्किट में 10 ओम का प्रतिरोध और 10 एम्पीयर की धारा हो तो कुल वोल्टेज है वो कितनी होगी? तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसी तरह का न्यूमेरिकल है वो परीक्षा में आता है, जितना हार्ड न्यूमेरिकल है परीक्षा में नहीं पूछा जाता। तो हमसे 10 ओम का प्रतिरोध और 10 एम्पीयर की धारा हमसे पूछिए और वोल्टेज हमसे पूछिए, तो वी बराबर ओम के नियम के अनुसार हम ज्ञात कर लेंगे, वी बराबर आई इंटू आर। तो आई का मान अगर 10 है और आर यानी प्रतिरोध का मान भी 10 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर इसका राइट आंसर है वो 100 वोल्ट आएगा। तो इसका राइट आंसर है वो 2 नंबर यानी 100 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक 500 वाट और 200 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध है वो क्या होगा? 0.5 ओम और 125 ओम, 2 ओम और 625 ओम। तो इसको भी ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो याद रखना होता है। लैंप का प्रतिरोध जैसे प्रतिरोध हमको ज्ञात करना, तो प्रतिरोध आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी, आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी। तो वोल्टेज हमें 250 इंटू 250 फॉर्मूले के अनुसार लिख देंगे, और पी का मान हमें दिए गया 500 वाट, और इसको सोल्व कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 इंटू 5 125 ओम इसका राइट आंसर रहने वाला है। और अगले क्वेश्चन पर बात करें कि 1 किलोवाट और 200 वोल्ट का एक डीसी जनरेटर द्वारा भार या लोड को दी जाने वाली करंट का मान हमसे पूछा है। करंट हमें पता है कि करंट किस में मापी जाती है? एम्पियर में, यानी धारा, धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में। और एम्पियर का प्रतीक ये होता है एम्पियर, और एम्पियर का प्रतीक है वो दोस्तों ए होता है। तो हमें यही सीधा सा मान ओम के नियम के अनुसार ही इसका मान ज्ञात करना है। जैसे आई का मान पूछा तो आई बराबर है वी बटा में आर है। सॉरी, इसका 100 किलो वाट यानी शक्ति हमें दी गई है आई, और पी का मान हमें दिया गया है और वी है। तो आई का मान हमें ज्ञात करना, आई बराबर है पी बटा में वी इसका होगा, पी बटा में वी इसका फॉर्मूला लगा। पी का मान हमें कितना दिया गया है दोस्तों? ये यहाँ पर पी है, पी। तो शक्ति होगी 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, और वी का मान हमें दिया है 200 वोल्ट। तो इसको सोल्व करने पर इसका राइट आंसर कितना होगा? 200 वोल्ट का डीसी जनरेटर है, करंट का आई बराबर पी बटा में वी। तो 1 किलो वाट यानी
1000 वाट। और इसका राइट आंसर जो इस ऑप्शन में नहीं है शायद 5 एम्पियर है, जिसका आंसर होने वाला है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो इसके ऑप्शन में नहीं दिया गया, दूसरा ऑप्शन था शायद, तो 5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1 किलोवाट था उसका और लोड। और अगले क्वेश्चन, डीसी जनरेटर डीसी सीरीज मशीन में किसका मान है वो स्थिर नहीं रहता। तो एक डीसी सीरीज मशीन या जनरेटर या मोटर की बात की गई है, तो इसमें किसका मान है वो स्थिर नहीं होता। चालकों का और गति का और पोलों का या सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, हम बात कर लेते हैं। जैसे चालकों का, चालक यहाँ पर कौन है, चालक आर्मेचर के रूप में यहाँ पर चालक होते हैं, आर्मेचर या रोटर। जैसे डीसी मशीनों में हम आर्मेचर इसको बोलते हैं। तो आर्मेचर का निर्माण जब एक बार हो जाता है तो उसमें चालकों का वो चालक है वो बार बार हमें नहीं बदल सकते। तो इसका राइट आंसर चालक तो नहीं होने वाला, क्योंकि आर्मेचर अगर एक बार बन गया तो वो पीस में मशीन में हमेशा के लिए रहने वाला है। तो गति का और पोल का, पोल भी जब मशीन को बनाया जाता है तो उसी समय पोल है वो डाल दिए जाते हैं उस बॉडी के साथ में ही। तो पोल की संख्या भी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, पोल भी उतने ही रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गति का, यानी सीरीज मशीन है वो, उसमें गति का मान है वो लोड के अनुसार बदलता रहता है, और वोल्टेज के अनुसार, गति के अनुसार, लोड के अनुसार इस गति का मान है वो बदलता रहता है। इसका राइट आंसर गति होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक फेरड बराबर क्या होता है। एक वोल्ट बटा हेनरी या कुलाम बटा वोल्ट, और वोल्ट बटा कुलाम, यानी में से कोई नहीं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये पहले बात करते हैं कि फेरड की, यानी फेरड, या कई जगह इसको लिखा होता है फेराड। फेराड, तो फेराड है किसका मात्रक है, फेराड ये किसका मात्रक है हम बात करें तो फेराड है वो कैपेसिटेंस का मात्रक है। कैपेसिटेंस का मात्रक है फेराड है। तो अब बात करते हैं कि फेरड, एक फेरड है वो किसके बराबर होता है। एक फेरड है वो किसके बराबर होता है। तो फेरड बराबर होता है कुलाम प्रति वोल्ट, यानी फेरड के बराबर होता है कुलाम प्रति वोल्ट। तो इसके हिसाब से हमें कौन सा क्वेश्चन होगा, कुलाम प्रति वोल्ट में 2 नंबर ऑप्शन है वो सही इसका होने वाला है। कुलाम प्रति वोल्ट है एक फेरड के बराबर होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बहुत बार परीक्षा में, जैसे डीएमआरसी में तो ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक अल्टरनेटर 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 400 आरपीएम पर प्रदान करे तो उसके पोल होंगे, यानी पोल हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी हम किसी अल्टरनेटर ज्ञात करते हैं, फ्रीक्वेंसी आप बराबर पी इंटू एन बटा में 120 है, यानी पोल की संख्या इंटू गति बटा में 120, जो कि एक नियतांक है। तो अगर हमें पोल अगर ज्ञात करनी है तो पोल का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, पी बराबर एफ इंटू 120 बटा में एन है इसका फॉर्मूला, ऐसा हो जाएगा। वो इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मान हमें 40 हर्ट्ज दिया गया इंटू 120 हो रही है 600 आरपीएम। 600 आरपीएम जब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर इसका राइट आंसर है वो 8 है होने वाला, यानी इसमें 8 पोल होंगे साथियों। इसका राइट आंसर है। जो न्यूमेरिकल के तौर पर जो क्वेश्चन है परीक्षा में आते हैं, हालांकि डीएमआरसी में न्यूमेरिकलों का लेवल है ज़्यादा रहता है, लेकिन जो हरियाणा एएलएम है, जैसे टेक्निकल हेल्पर है, पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल होगा, उनमें न्यूमेरिकल है वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। इससे कोई ज़्यादा हार्ड या लॉन्ग साइज के जो न्यूमेरिकल है वो नहीं पूछे जाते हैं, जब छोटे छोटे न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात है वो क्या कहलाता है। वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात हमें पूछा है, क्या वो फॉर्म फैक्टर होता है, क्या वो एक पीक फैक्टर होता है। ये पीक फैक्टर, ये पिच फैक्टर है और पावर फैक्टर है। तो वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात हमसे पूछा है, तो ये क्या क्या रहे, फॉर्म फैक्टर इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी फॉर्म फैक्टर इसका राइट आंसर होगा। तो सॉरी तो इसका राइट आंसर हो पावर फैक्टर रहने वाला। पावर फैक्टर, वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात है वो पावर फैक्टर होता है। तो फॉर्म फैक्टर की हम बात करें, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, फॉर्म फैक्टर होता है प्रभावी मान, प्रभावी मान बटा में औसत मान, यानी एवरेज मान। औसत मान इसका राइट आंसर होता है, उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति की जो खपत का इसका अनुपात होता है वो पावर फैक्टर होता है, यानी पावर फैक्टर की परिभाषा हमसे पूछी है। और फॉर्म फैक्टर वाला ये है कि प्रभावी बटा में औसत, और पावर फैक्टर वाला ये हो जाएगा। इसका 14 नंबर है क्वेश्चन का, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही रहने वाला है।
अगले क्वेश्चन बात करें कि सिंक्रोनाइजिंग की डार्क लैंप विधि में अल्टरनेटर और सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कब, यानी कब वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो सिंक्रोनाइज हम क्यों करते हैं, समांतर में जब एक अल्टरनेटर का जो लोड शेयरिंग करने के लिए, यानी एक अल्टरनेटर पर जब लोड का मान अधिक हो जाता है तो दूसरे अल्टरनेटर को समांतर में उसके साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो समांतर करने को हमें सिंक्रोनाइज करते हैं। तो उसकी कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे डार्क लैंप विधि होगी, ब्राइट लैंप विधि होगी, ब्राइट लैंप विधि होगी, इस प्रकार की कुछ अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो यहाँ से हमसे डार्क लैंप विधि के बारे में पूछा गया, यानी जब सिंक्रोनाइज होते हैं तो सारे लैंप वो डार्क हो जाते हैं। तो लैंप युगल तेज जलते हैं, तेज नहीं जलते हैं, लैंप युगल जलते बुझते हैं, ये नहीं होगा। लैंप युगल बुझ जाते हैं, लैंप को जो जोड़े लग जाते हैं वो बुझ जाते हैं, यानी डार्क हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। और जलते नहीं रहते हैं, तो जब जलते बुझते हैं तो वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि निम्न में से आवर्ती है वो किसके समानुपाती है। आवर्ती किसके समानुपाती है दोस्तों, तो आवर्ती जैसे फ्रीक्वेंसी की बात है हमसे की है, कल हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी है वो समय यानी टी के विलोमानुपाती होती है। तो टर्न की संख्या का इससे कोई सीधा मतलब नहीं होता, समय के ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी विलोमानुपाती यदि इसके नहीं होगा और फ्लक्स के साथ इसका कोई संबंध नहीं, तो घूर्णन गति यानी एन की यानी फ्रीक्वेंसी है वो गति के समानुपाती होती है, जिसका राइट आंसर घूर्णन गति रहेगा। जितने ज़्यादा किसी घूर्णन होगा, जैसे ये एक प्रकार का घूर्णन ही होते हैं, एसी की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार में 360 डिग्री का ये चक्कर होता है। तो ये चक्र जितना तेज़ी से यह चक्कर अपना साइकिल पूरा होगा तो उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जित जैसे तेज़ी से जो घूर्णन गति इसका घूर्णन चक्र पूरा होगा तो फ्रीक्वेंसी है किसके समानुपाती होती है, घूर्णन गति के। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अम्केश प्रणाली में शक्ति का मात्रक है वो क्या होता है। तो अम्केश प्रणाली की हम बात करते हैं जो कि भारत में लागू है, मीट्रिक प्रणाली भी इसको बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली। और इसका दूसरा नाम होता है सीजीएस प्रणाली। 3 प्रकार है सीजीएस प्रणाली। तो अम्केश प्रणाली में शक्ति का मात्रक हमसे पूछा है, शक्ति का मात्रक है वो क्या होगा अम्केश प्रणाली में। तो वाट में जूल प्रति सेकंड है, केजी मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन है प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर है वो केजी मीटर प्रति सेकंड रहने वाला है। अगर कार्य का हमसे पूछा पूछा जाता है कि कार्य का अम्केश प्रणाली में क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है केजी मीटर, केजी मीटर, केजी मीटर इसका राइट आंसर होता है अगर कार्य का हमसे पूछते तो। और अब हमके शक्ति का हमसे पूछा है मीट्रिक में, तो केजी मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि ऐसी परिवर्तनों का वह गुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, प्रतिघात या परिवेशीयता। तो ऐसी परिवर्तनों का वह गुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज में मान में परिवर्तनों का विरोध है वो कैपेसिटेंस से कहलाता है, कैपेसिटेंस। और जो धारा मान में परिवर्तनों का विरोध करे, धारा मान में परिवर्तन का विरोध करे उसको क्या बोलते हैं, उसको साथियों इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इसका राइट आंसर होता है। आखिर धारा मान में परिवर्तन का विरोध पूछता और वोल्टेज के मान में परिवर्तन का विरोध है वो कैपेसिटेंस है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित है कण है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन। तो आवेश रहित कौन कौन सा है यहाँ पर, न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर रहने वाला है। न्यूट्रॉन पर कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता। और इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको ऋण आवेश होता है, इसका ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव यानी प्लस का आवेश है वो इस पर होता है, पॉजिटिव या धनात्मक इसको बोल सकते हैं, धनात्मक आवेश है प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मध्यम वोल्टेज केबल है वो कहाँ तक और कैसे बनाए जाते हैं। 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, 600 वोल्ट और 650 वोल्ट है। 600 तो इसका राइट आंसर है। जैसे बात कर लेते हैं 3 प्रकार की इसमें होता है, जैसे मध्यम वोल्ट निम्न वोल्टेज है, निम्न वोल्टेज। और एक हमसे पूछा है मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज। और एक होता है उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज। तो निम्न वोल्टेज की बात करें तो 230 या कई जगह लिखा होता है 250 वोल्ट तक है निम्न वोल्टेज केबल होती है। उच्च वोल्टेज की और मध्यम वोल्टेज की 650 वोल्ट होगी, मीडियम वोल्टेज इसका राइट आंसर है वो 650 वोल्ट होगा। और उच्च वोल्टेज की बात करें तो इसका 22,000 वोल्ट या 22,000 को हम किलो से लिखते हैं तो 22 केवी तक उच्च वोल्टेज से केबल बनाई जाती हैं। और 22 केवी से उच्च होती है या अधिक होती है वो अति उच्च की श्रेणी में आती है, अति उच्च,
अति उच्च की श्रेणी में है वो 22 kV से ऊपर की आती है। तो इसका राइट आंसर वो 650 वोल्ट होगा। और निम्न निम्न वोल्टेज की केबल 230 या 250 वोल्ट तक होती है और उच्च की 22 kV तक होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से एक सूत्र ओम के नियम के अनुसार शक्ति ज्ञात करने से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है? तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्लेन के चक्कर में वीडियो की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ओम के नियम के अनुसार शक्ति ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, वो हमसे पूछा है आई स्क्वायर इंटू आर पी वी स्क्वायर बट्टा में आई और पी बराबर आई और वी स्क्वायर बट्टा में आर। तो इसका राइट आंसर 2 होगा, ये नहीं होने वाला, बाकी तीनों होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस वैज्ञानिक ने बताया था? धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में किसने बताया था? धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में ओरेस्टेड ने बताया था। धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन बताता है? ये ओरेस्टेड बताता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि अल्टरनेटर का फेज क्रम है वो क्या होता है? तो सभी को पता है RY 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अर्थिंग प्लेट का आकार है वो सही कौन सा है? तो 80/60 और 60/60 60/60 mm और 60/60 मीटर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? 60/60 सेमी इसका राइट आंसर होगा, 60/60 सेमी। और GI प्लेट और लोहे की प्लेट की अगर मोटाई की बात करें तो लोहे की इसकी मोटाई होती है 6.30 mm और GI प्लेट की मोटाई होती है 3.15 mm। पूरा इसका टॉपिक हम बाद में बात करेंगे इस पर पूरी। ओरेस्टेड के दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा है वो किसकी दिशा प्रदर्शित करता है? पहले की वीडियो में इस नियम पर हमने पूरी चर्चा की थी, पूरी बात है कि तो अंगूठा है वो किसको बताएगा? अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताता है। ओरेस्टेड के दाएं अंगूठा इसमें उत्तरी ध्रुव को बताता है। या धारा की दिशा अंगुलियां बताती है, अंगुली है वो धारा की दिशा बताएगी और अंगूठा है वो उत्तरी ध्रुव को। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। अगले क्वेश्चन पर कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर दोस्तों क्या कहलाती है? कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि वोल्टेज सेल में ध्रुवाच्छादन दोष है वो कहाँ पर होता है? एनोड पर ही होता है, कैथोड पर होता है, या शीशे पर या दस्ते पर? तो ये तो मटेरियल होगी जिसके ये बने होते हैं, तो एनोड पर होता है या कैथोड पर? ध्रुवाच्छादन दोष है वो एनोड पर होता है साथियों। और अगले क्वेश्चन पर बात करें कि दो प्रत्यावर्ती राशि एंटीफेज कहलाती है जब उनके बीच का अंतर कितना हो? तो एंटीफेज राशियाँ कितना इसके बीच अंतर होता है? तो 180 डिग्री इसका राइट आंसर होता है। और 190 सीधा 90 डिग्री जैसे होता है तो इसको क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेचर राशियाँ, क्वाड्रेचर राशियाँ। तो इसका भी क्वेश्चन है परीक्षा में बार बार बनता है, बहुत महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन है वो बार बार इसे इन वीडियो को देखना जब आपका एग्जाम नज़दीक हो, तो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके ये क्वेश्चन है। इसमें एक्सप्लेन करने के एक्सप्लेन जब हम करते हैं तो पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम में करते हैं। तो असंतुलित लोड में शक्ति मापने हेतु कौन सी विधि है वो काम में ली जाती है? 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर या 4 वाट मीटर विधि? तो जब असंतुलित लोड हो तो हम कितने वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं? 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। और संतुलित पर हमें 2 वाट मीटर विधि का या 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब असंतुलित का पूछे तो इसका राइट आंसर है वो 3 वाट मीटर विधि रहने वाला। अगले क्वेश्चन पर बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि फॉर्म फैक्टर का मान ऐसी राशियों में क्या आता है? यानी फॉर्म फैक्टर का मान हमें से पूछा गया है। तो फॉर्म फैक्टर का मान साथियों कितना होता है? फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। तो इसका राइट आंसर हो 1.11 होगा। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बने रहिएगा, आपका दिन शुभ हो।